दिमाग में आया कि भाई ऐसा करते हैं कि क्यों ना इस कृषि को बंद करके और सीधे इसको बागवानी फसलों में कन्वर्ट किया जाए। गुआवा थर्ड ईयर से आपको पैसे देने शुरू कर देता है। हॉर्टिकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर कंफर्टेबल रहता है, हॉर्टिकल्चर के साथ एग्रीकल्चर कंफर्टेबल नहीं रहता है। लगभग 25 से 30 लाख रुपए नर्सरी से मैं अर्न कर लेता हूँ सालाना। उत्तराखंड के एक ऐसे किसान जिन्होंने अपने परिवार की पूरी खेती का स्वरूप ही बदल दिया। परिवार में जो पारंपरिक फसलें हैं, जैसे बात की जाए गेहूं की या अन्य जो इस तरह की फसलें होती हैं, वो की जाती थी। लेकिन जब वो खेती में आए अपनी युवावस्था में, तो उन्होंने पूरी फसलों को बदल दिया, वहां पर बागवानी शुरू कर दी और आज उसी बागवानी के बल पर वो अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं नैनीताल जिले के कामदेवपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं श्वेतांशु चतुर्वेदी जी, जो यहाँ पर लगभग 30 एकड़ क्षेत्रफल में लीची और आम, अमरूद, इन फसलों की बागवानी करते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर उनकी एक शानदार नर्सरी भी, यानी जिसको लीची लगानी है, आम की अलग अलग वैरायटी, वो पौधे भी यहाँ से देते हैं। और उनके यहाँ के जो पौधे हैं वो उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्यों तक भी जाते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं श्वेतांशु जी से, क्योंकि यहाँ तक जो उनकी यात्रा है यहाँ तक पहुँचने की, वो इतनी आसान भी नहीं थी जैसी चीज़ें आज दिखती हैं। श्वेतांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। धन्यवाद। श्वेतांशु जी, पहले तो हमें ये बताइए कि खेती, आपने बताया कि काफ़ी यंग एज में आप रहे जब इसमें आना हो गया पढ़ाई लिखाई के बाद। ऐसा था ना, मेरे परिवार के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में, जो आई वॉज 6 साल का जब मैं था, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो किसी भी तरीके से हम बड़ी विषम परिस्थितियों में मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में और सीधे फिर, चूँकि पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे अपना बिज़नेस, ये खेती का अपना संभालना ही पड़ना था। के बाद में जब यहाँ पे आया मैं, तो एग्रीकल्चर में धान, गेहूँ, गन्ना, इन चीज़ों की खेती होती थी और बड़ी परिस्थितियाँ अजीब थी। कभी ऊपर बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी खाद मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है, समय पे बीज नहीं मिल रहे, लागत लगा रहे हैं, उसके बाद फसल बेचने जा रहे हैं तो वो बिक नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई। तो मैंने इसमें क्या काम करा, मेरे पास एक छोटा सा बगीचा था यहाँ पे 2.5 एकड़ का लीची का, और उसके बीच में अमरूद लगा हुआ था। तो उसकी जो मैं ठेके पे दिया करता था, जो उसकी जो अर्निंग मैंने देखी, तो वो एग्रीकल्चर, कृषि फसलों से कहीं ज़्यादा अच्छे और मुनाफेदार थी। तो इसके बाद में दिमाग में आया कि भाई ऐसा करते हैं कि क्यों ना इस कृषि को बंद करके और सीधे इसको बागवानी फसलों में कन्वर्ट किया जाए। कि जब एक एकड़ से, उस समय में हम खेती से 15,000 रुपये कमा रहे थे, तब मेरा वो बगीचा 2.5 एकड़ का 25,000 रुपये प्रति एकड़, और बहुत कम लागत में, क्योंकि हम तो उसको करने के बाद में ठेका दे दिया करते थे, तो खाली उसकी जुताइयाँ करके, काट छाट करके और एक आध स्प्रे करके हम उसको दे दिया करते थे। तो लागत बहुत कम थी। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ लीची को, एक दिमाग में एक कीड़ा बैठा कि हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को, कृषि भूमि को सारी बागवानी में कन्वर्ट कर दें। हम क्या कर बैठे, एकदम से बहुत ज़्यादा उत्साहित होके, और मैंने अपनी लैंड का लगभग आधा एरिया, मेरे पास 30 एकड़ की लैंड होल्डिंग है, तो मैंने इसमें 15 एकड़ में एकदम से बगीचा, आधे में लीची का और आधे में आम का बगीचा इसमें डेवलप कर दिया। तो उसके बाद चैलेंज मेरे पास आना क्या शुरू हुआ कि इन बगीचों के नीचे में अपना वो धान और गेहूँ की खेती में अपना किया करता था। तो उसकी ईल्ड लगभग शुरू के सालों में तो गेहूँ भी और धान भी पूरी पैदावार देने लगा। लेकिन होता क्या था कि धान में जैसे पानी भरा रहता है, तो उसमें पेड़, जो बाग मैंने लगाए, तो उसमें बहुत सारे पेड़, लगभग 30-40% पानी की वजह से पेड़ उसमें गलने या सूखने शुरू हो गए। तो वो भी एक लॉस होना शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे पेड़ बड़े होने लगे, तो लगभग ये 4-5 साल का जब मेरा पेड़ हो गया, तो उसमें हुआ क्या कि नीचे जो हम धान या गेहूँ बोया कर रहे थे, तो उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो लेकिन रास्ते भी ऊपर वाला दिखाता है। तो हमने उन बागीचों के बीच में हमने गेहूँ धान को डिस्कार्ड करके और हमने इसमें गुआवा लगा दिया। तो गुआवा के साथ में होता है ना, गुआवा थर्ड ईयर से आपको पैसे देने शुरू कर देता है। ये बताएं कि अब 30 एकड़ में ये 3 फसलें ले रहे हैं, साथ में नर्सरी शुरू कर दी, तो ये नर्सरी अपने लिए। मेरे को जब ये ऑर्चर्ड अपने डेवलप कर रहा था, तो उस टाइम में मेरे को गुआवा के प्लांट्स की ज़रूरत पड़ी। तो मैं एक नर्सरी से गुआवा प्लांट्स लेके आया, लेकिन वो बहुत लो क्वालिटी के थे, उनमें पौधे, फल नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। उनको मैं 3-4 साल पालता रहा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट को बुलाया, उन्होंने भी देखा, भाई ये तो बहुत लो क्वालिटी के हैं, इनको तो तुम काट के निकालो। तो फिर मैंने सोचा, यार ये दगा, ये गंदी बात, ये बिल्कुल नहीं करनी है। किसी पौधा लगाने वाले, बाग लगाने वाले के साथ में ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या काम करना शुरू करा, मैं गार्डनर्स को लेके आया और मैंने अपने ही, जो मेरे ब्रदर प्लांट थे, जो बड़ा वो था, उनके
प्लांट से प्लांटिंग की मटेरियल लेने के बाद में मैंने अपने ही पौधे तैयार करने शुरू करे, मैंने सिर्फ अपने यहाँ लगाने के लिए। वो पौधे कुछ ज़्यादा बनने शुरू हो गए तो मैंने यार दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बांटने शुरू करे, और ज़्यादा बनने शुरू हो गए, मैंने सेल करने शुरू करे। नर्सरी जो है अभी आपकी कितने क्षेत्रफल में है? जैसे 30 एकड़ में बाग हो गया, नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होगा? नर्सरी का क्षेत्रफल जो मेरा रजिस्ट्रेशन है ये 1.80 हेक्टेयर का रजिस्ट्रेशन है। इसमें धीरे धीरे कम ज़्यादा एरिया होता रहता है, जैसे प्लांटिंग मटेरियल। अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ के आसपास मान ले, 4.5 से 5 एकड़। 4.5 एकड़ के। ये नर्सरी जो है अब इससे कितनी आमदनी होती है कि बिना सोचे हुए, एक तरह से कह सकते हैं अपनी चुनौतियों को दूर करने के लिए लगाई थी, लेकिन आज ये किस तरह से आमदनी देती लगभग 25 से 30 लाख रुपए नर्सरी से मैं अर्न कर लेता हूँ सालाना। है? ये मुनाफा होता है खर्चे हटाने? जी हाँ, खर्चे काटने के बाद मुनाफा। 25 से 30 लाख। और बगीचों की अगर बात करें, ये जो 30 एकड़ है इससे कितना दे जाते हैं? बगीचे अगर मानते हैं, क्योंकि मैं जो लीज पे दिया करता हूँ बगीचे, तो वो लीची और मैंगो के मिला के दिया करते हैं, तो ये कंबाइंड फसल देते हैं। तो मेरे पास एवरेज लगभग 1,40,000 रुपये पर एकड़ का मेरे पास अर्निंग आ जाती है खर्चा काट के। ये सिर्फ आम, लीची, अमरूद, वही 3 चीजें जिनकी बागवानी है, उन्हीं की नर्सरी, और सिर्फ उन्हीं के पौधे तैयार करते हैं? सिर्फ उन्हीं के पौधे तैयार करते हैं अभी। और हमने 2 साल से एक और डिसीजन लिया है कि आने वाला समय, क्योंकि आम की जो पुरानी वैरायटीज़ हैं, जैसे लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, बॉम्बे ग्रीन हो गया, दशहरी हो गया, इनकी ग्रोथ स्लो होती है, मैच्योरिंग टाइम स्लो होता है, तो ये 1 साल फसल देते हैं और 1 साल नहीं आते। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारे जो इतने रिसर्च सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे पूसा का है या बेंगलोर का है या रहमान खेड़ा लखनऊ का है, इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया वैरायटीज़ हमें दी हैं, कलर्ड हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हैं, और ये हर साल आती हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़ नहीं होता है, ईल्ड बहुत ज़बरदस्त होती है इनकी, और फल इनका महंगा बिकता है। तो हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, इसमें डेवलप करने के लिए। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा एक एक्जोटिक मैंगोज़ का एरिया मैंने बनाया, ये मेरा मदर ब्लॉक है। इसमें मेरे पास मैंगो की लगभग 12-13 वैरायटी हैं, जिसमें आप अरुणिमा है, अरुणिका है, लालिमा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, मल्लिका है, आम्रपाली, और बहुत सारी हैं। केसर है, गुजरात का केसर बहुत बढ़िया हमारे यहाँ परफॉर्मेंस कर रहा है, और ये इसका मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। केसर ऑलरेडी एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से, क्योंकि ये एक चीज़ होती है कि गुजरात की वैरायटी है केसर, और गुजरात के लोग जहाँ भी ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ जहाँ भी गए हुए हैं, तो मैंगो वो केसर ही खाना पसंद करते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऑलरेडी यहाँ से केसर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आने वाला फ्यूचर मेरे हिसाब से केसर का बहुत अच्छा है। हम ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी तक जितना भी काम हुआ है, ये किसी भी प्रोड्यूस को, चाहे मैंगो है, चाहे लीची है, चाहे गुआवा है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर काम हुआ है। लेकिन एक लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं सचिव हूँ, और यहाँ रामनगर लीची एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा दायित्व बन जाता है कि इस पूरे क्षेत्र की लीची का, इसकी मार्केटिंग का, इसकी बिक्री का कैसे सही संयोजन जाके बैठे। तो अभी जीआई टैग मिलने की वजह से इस क्षेत्र में, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे बायर्स, वो यहाँ के भी, देश के भी और विदेश के भी, हम लोगों से कांटेक्ट करना शुरू करा। लेकिन एक इसमें एक्सपोर्ट में या इसको ट्रांसपोर्टेशन में, दूर जगह पे ले जाने में एक चैलेंज ये आ रहा है कि इसको कंट्रोल क्लाइमेट में लगभग 5 डिग्री टेम्परेचर पे जाके हमको पैक करना है। उसके लिए एक पैक हाउस की आवश्यकता है, जो कि किसी एक किसान के, किसी एक प्रोड्यूसर के बस की बात नहीं है। तो इसमें हम अपेक्षा करते हैं कि गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट इसमें मिले। काफ़ी अच्छा आपने एक तो लीची पे बात की, दूसरा काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है जो आपका नर्सरी का, बागवानी का। हम चाहेंगे एक बार श्वेतांशु जी ये बताएं कि अगर किसी और के पास एग्रीकल्चर फार्म है, लैंड है, वो बागवानी में आना चाहता है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि जो संघर्ष आपने झेला, जो सफलताएं मिली, उससे काफ़ी कुछ सीखें। देखिए, बागवानी में जो बदलना चाहते हैं, जो चैलेंजेस मैंने स्वीकार करे, उन बातों को ध्यान में रखते हुए, एक तो अपनी पूरी लैंड को एक बार में ना करें, लेकिन ऐसा भी ना करें कि आप आधा एकड़ या 1 एकड़ लगा के बैठ गए, पता लगा कोई बायर वहाँ आ रहा ही नहीं है। इतना एरिया होना चाहिए, लगभग 5 से 7 एकड़ का एरिया होना चाहिए कि आपका प्रोडक्शन का एक आध गाड़ी माल निकल रहा है तो कोई बायर वहाँ पे आ जाए। दूसरी चीज़ है, एक तो कंप्लीट सारा ना करें, और मल्टी क्रॉपिंग, कोई भी, चाहे मैंगो लगा रहे हैं, चाहे लीची लगा रहे हैं, उसके साथ कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लांट जैसे गुआवा हो गया, ऑर्चर्ड, हॉर्टिकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर कंफर्टेबल रहता है, हॉर्टिकल्चर के साथ एग्रीकल्चर कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो आप मैंगो उसका इसके बीच में, लीची के बीच में गुआवा लगा सकते हैं। उसके बाद में गुआवा की लाइफ जो होती है वही 15-16 साल की होती है, तब तक वो आपका प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा। यहाँ से आप किसी भी पौधे की शुरुआत कर सकते हैं। अगर यहाँ पर श्वेतांशु जी कोई आपसे मिलना चाहे, आपके फार्म से पौध लेना चाहे, या इस पूरे मॉडल को समझना चाहे जी, तो क्या आप कोई नंबर देना चाहेंगे जिस पे वो संपर्क कर सके? हाँ बिल्कुल, मैं देना चाहूँगा। और जो लोग यहाँ पे इस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं दिल से उन लोगों के साथ में रहता हूँ, क्योंकि ये बागवानी मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, मेरा जज्बा है।
और उन लोगों के साथ में मेरा बहुत दिल मिलता है। आप कभी भी मेरे से किसी प्रकार की सलाह ले सकते हैं। मेरा कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है आम, लीची, अमरूद का। और मेरा नाम श्वेतांशु चतुर्वेदी है। मेरा नंबर है 9557953689। आप कभी भी किसी समस्या के लिए भी, भले ही आपको मेरे से मटेरियल खरीदना हो या नहीं खरीदना हो, आप मेरे से कभी भी संपर्क करें। मैं हमेशा दिल से आप लोगों के साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना आज श्वेतांशु जी को, जिन्होंने बताया कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग बागवानी में आना चाहते हैं, जो अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी में अपनी उस भूमि को बदलना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, नर्सरी का काम करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इन सारी चीज़ों पर आज उन्होंने जानकारी दी, अपना नंबर भी दिया। अगर आप यहाँ पर आके उनकी इस नर्सरी को देखना चाहते हैं, उनके इस बागवानी के मॉडल को देखना चाहते हैं तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।